हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑफ सिटी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास के बारे में जानने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना का जो मार्ग है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही प्रशस्त हुआ है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आदेश पत्र रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या? तो यह कुछ सौदागर या कह सकते हैं कुछ व्यापारियों का एक संगठन था, जिसका जो गठन है वह पूर्व में फ्रांसीसी और जो डच थे उनके व्यापार में प्रतियोगिता या का मुकाबला करने के लिए किया गया था। अर्थात उस टाइम जो ब्रिटेन था उसके पूर्व साइड में जो फ्रांसीसी या डच व्यापार कर रहे थे उनको कंपटीशन देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था, यानी इसकी स्थापना की गई थी। रॉयल चार्टर के माध्यम से जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने 15 वर्षों के लिए पूरब के साथ इंग्लैंड के व्यापार का समस्त एकाधिकार इस कंपनी को दे दिया, जिसके बाद यह कंपनी भारत में आती है और अपनी सबसे पहली फैक्ट्री भारत के पश्चिमी तट सूरत में स्थापित करती है और धीरे धीरे अपने क्रियाकलापों को पूरे भारत में यह कंपनी फैला देती है। और देखते ही देखते कह सकते हैं जो 17वीं शताब्दी के अंत तक मुंबई, कोलकाता, मद्रास यह 3 स्थान जो है कंपनी के कार्यकर्ताओं का प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। लगभग 150 वर्ष तक यानी 150 वर्ष तक अंग्रेज भारत में व्यापारी ही बने रहते हैं, परंतु धीरे धीरे अंग्रेज भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करना भी प्रारंभ कर देते हैं। और प्लासी के युद्ध में जो कि 23 जून 1757 को लड़ा जाता है, उसमें जो अंग्रेजी सेना होती है जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे होते थे, वे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। और यह युद्ध जो होता है यह भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं से भारत के गुलामी की जो दास्ता है उसका आरंभ होता है। इसके बाद 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध में जो कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं वे हेक्टर मुनरो होते हैं और दूसरी तरफ मुगल तथा नवाब होते हैं। और इस युद्ध में भी मुगल तथा नवाबों की हार होती है और जो मुगल तथा नवाब होते हैं उनकी संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजी सेना हरा देती है। पर संयुक्त सेनाओं का मतलब है कि इस युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, परंतु फिर भी वह अंग्रेजों से हार जाते हैं। इन दोनों युद्धों में विजयी होने के बाद अंग्रेज होते हैं वे भारत में अपनी राजनीतिक या प्रशासनिक सत्ता को स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार जिस कंपनी को प्रारंभ में पूरब में इंग्लैंड के व्यापार का समस्त एकाधिकार दे दिया गया था, अब वह एक अखिल भारतीय शक्ति बन जाती है और भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करने लगती है। कंपनी के अधिकारी भारत से धन लूटकर ब्रिटेन ले जाने लगते हैं, जिससे ब्रिटेन में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत से धन लूट के ले जाने के कारण जो यहाँ के अधिकारी होते हैं उनको ब्रिटेन में हीन दृष्टि से देखा जाने लगता है। इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक ब्रिटिश संसद द्वारा कुछ एक्ट का निर्माण किया जाता है, जिससे कि कंपनियों के कार्यों में अधिकारों पर नियंत्रण रखा जा सके, यानी कंपनी जो उस टाइम निरंकुश होती जा रही थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। ब्रिटिश काल में भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो भी कानून, एक्ट, अधिनियम लाए गए वे सभी चलकर हमारी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किए गए। अर्थात वही कानून भारतीय संविधान निर्माण की आधारशिला बने। इस क्रम में जो सबसे पहला एक्ट लाया गया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था यह क्यों लाया गया इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो अधिकारी थे वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके थे और कंपनी भ्रष्टाचार
जो कंपनी थी उसमें जो भ्रष्टाचार था अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। वे कंपनी टैक्स तो भरपूर लेती थी, लेकिन इसके साथ ही साथ किसानों का उत्पीड़न भी करती थी, जिससे कंपनी का कह सकते हैं कि दिवाला निकलने लगा। और देखिए, कंपनी का यहाँ पर दिवाला तो निकलने लगा, लेकिन जो कंपनी के अधिकारी थे वह दिन प्रतिदिन धनी होते जा रहे थे। इसीलिए सन 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट को पारित किया गया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के माध्यम से ही कंपनी पर प्रथम नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। देखिए, रेगुलेटिंग शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। तो रेगुलेट का मतलब ही होता है कि नियमित करना, अर्थात कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। तो जो इस एक्ट में प्रावधान किए गए थे, यानी अर्थात जो इस एक्ट में व्यवस्थाएं थी, उसको एक बार हम देख लेते हैं, जिससे कि परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसको उस समय मतलब उस टाइम के एक मंत्री थे लॉर्ड नाथ, इन्हीं के द्वारा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसको पारित किया गया था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसको किसने पारित किया था, तो लॉर्ड नाथ ने इसको पारित किया था। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। तो यह पहला कोई एक्ट था जिसके माध्यम से कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया, यानी कंपनी जो दिन प्रतिदिन निरंकुश होती जा रही थी, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटेन में कह सकते हैं कि दो व्यवस्थाएं की गई, यानी दो संस्थाओं का गठन किया गया, जिनमें जो पहली संस्था थी वह कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर थी, अर्थात निवेशकों का समूह। इस संस्था में जो कंपनी में निवेशक थे वे शामिल थे, यानी वे लोग इसके सदस्य थे। और दूसरी संस्था जो थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की थी, जिसमें 24 सदस्य थे। इन 24 जो सदस्य थे, इनका जो चुनाव था वह कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्य ही करते थे, अर्थात जो निवेशकों का समूह था इनके द्वारा ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का चुनाव होता था। और उसके बाद जो ये 24 सदस्य हैं, इनके द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता था। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष होता था वह कह सकते हैं कंपनी का सबसे बड़ा कार्यकारिणी अधिकारी होता था, अर्थात वह कंपनी का कह सकते हैं यही कंपनी के मतलब कार्यों पर नियंत्रण रखता था, और इसी के माध्यम से ही कंपनी के सारे कार्य संचालित होते थे। इस एक्ट के द्वारा अगली व्यवस्था ये की गई कि इस एक्ट के द्वारा मुंबई मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया, तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उस टाइम भारत में गवर्नर का पोस्ट हुआ करता था, और इसके अलावा 3 प्रेसिडेंसियां थी यहाँ पर, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। तो जो गवर्नर का पोस्ट था उसको समाप्त करके गवर्नर जनरल का पोस्ट बना दिया गया, और जो मुंबई मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसको कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और आपने कई बार यह क्वेश्चन पढ़ा होगा, परीक्षा में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वह कौन थे। तो जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वे वारेन हेस्टिंग थे, इन्हीं को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो और अगला काम इसमें व्यवस्था ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल होते थे उनके कार्यों में सहयोग के लिए, अर्थात शासन के कार्यों में संचालन के लिए एक गवर्नर परिषद का गठन किया गया, जिसमें जो सदस्यों की संख्या थी वह 4 निर्धारित की गई। वो जो पहली गवर्नर परिषद थी उसमें जो 4 सदस्य थे वे थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। ये 4 सदस्य गवर्नर परिषद के सदस्य थे। और यहीं से अगर मान लीजिए किसी विधेयक पर या कह सकते हैं किसी विषय पर या किसी निर्णय पर जो मतलब जो कोई विषय होता था, निर्णय होता था, उस पर जो निर्णय लिए जाते थे वे बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। यानी कि 4A गवर्नर परिषद के जो 4 सदस्य हैं और एक गवर्नर जनरल, ये 5 लोग थे। अगर मान लीजिए किसी विषय पर
जो इन चारों लोग हैं मत दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, यानी दो दो लोग किसी विषय पर सहमत होते हैं, तो यहाँ पर जो निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया था वह जो गवर्नर थे उनको दिया गया था। और यहीं से भारतीय संविधान में जो निर्णायक मत देने का अवधारणा ली गई है वो यहीं से प्रारंभ होती है। और इसीलिए 1773 से ही भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास का इतिहास प्रारंभ होता है। अगली व्यवस्था क्या की गई, तो 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई थी, तो वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही की गई थी। उसके एक साल बाद कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह सर एलिजा एम्पे को बनाया जाता है। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिनमें पहले जो है चेम्बर्स हैं, दूसरे लिमिस्टर होते हैं और तीसरे जॉन हाइड थे। तो इस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी संरचना में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगली व्यवस्था इसमें क्या की गई, मैंने पहले ही बताया कि जो कंपनी थी वह भ्रष्टाचार के कार्यों में बहुत ज्यादा लिप्त पाई जाने लगी, यानी कंपनी में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया था। तो इसीलिए उपहार तथा रिश्वत एवं कंपनी के कर्मचारी जो बिना लाइसेंस के व्यापार करते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कई बार होता यह था कि उपहार के नाम पे लोग रिश्वत लेने लगते थे, तो इसीलिए उपहार पे भी प्रतिबंध लगा दिया, रिश्वत पे तो ऐसे ही प्रतिबंध लगना था। और उसके बाद जो व्यापारी थे जो बिना लाइसेंस के व्यापार करते थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये सभी प्रावधान जो है, ये सभी व्यवस्थाएं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमें देखने को मिलती हैं। और इसके बाद एक और एक्ट लाया जाता है जो होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। इसमें कुछ खास नहीं, लेकिन 2 प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह एक्ट क्यों लाया जाता है। तो इस एक्ट को लाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें जो कमियां होती हैं उसको दूर करने के लिए ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पारित किया जाता है। अर्थात जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, और कब आया, तो 1781 में आया। और इसमें जो दूसरी व्यवस्था मतलब दूसरा प्रावधान किया गया तो वो था कि जो कोलकाता सरकार थी उसको बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। देखिए, जो कोलकाता सरकार थी इसके पहले इसके अधीन क्या कहते हैं कि मद्रास, मुंबई, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया था, यानी कोलकाता सरकार के। तो जो कोलकाता सरकार थी वो बंगाल और मुंबई इन दोनों के मतलब कह सकते हैं दोनों के लिए कानून का निर्माण करती थी। लेकिन इसके बाद इसे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट के माध्यम से कोलकाता के गवर्नर जो थे उनको यह अधिकार दिया गया कि वह बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन तीनों के लिए विधि का निर्माण कर सकते हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये 2 बातें प्रमुख थी। इसके अलावा जो तीसरा एक्ट आता है वो होता है पिट्स इंडिया एक्ट, और इससे तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। और यह कब आता है, तो यह 1784 में आता है। तो इसको एक बात, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ता है, तो इस एक्ट को उस समय के मतलब ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं पिट्स, उनके द्वारा लाया जाता है, इसीलिए इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है, भारत में क्या किया जाता है, क्या व्यवस्था की जाती है कि भारत को मतलब कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया जाता है। अगर कभी भी अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से कोलकाता को भारत की राजधानी घोषित की गई थी, तो वह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, जिसके माध्यम से कोलकाता को भारत की राजधानी घोषित की गई थी। और अगली व्यवस्था ये की जाती है कि जो कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्य होते हैं उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। पहले प्रारंभ में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होती है वह दोनों कार्यों को देखती है, राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से यानी पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से इन दोनों कार्यों को अलग कर दिया जाता है, और व्यापारिक जो कार्य होते हैं उनको उनको देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि पहले से ही थी, और दूसरी एक नई बॉडी का निर्माण किया जाता है, एक दूसरी बॉडी की स्थापना की जाती है जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है। अर्थात
जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वह कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखते हैं, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते हैं वह कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखते हैं। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य होते हैं वह कंपनी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, इन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य होते हैं उनके कंपनी के कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। इसके अलावा जो राजनीतिक कार्यों के लिए जिस बॉडी का निर्माण किया जाता है अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, और जो इसका अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है जो कि ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो यहाँ पर कंपनी पर एक कह सकते हैं कि मजबूत नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, और सीधे इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण में रखने का प्रयास किया जाता है। और ब्रिटिश संसद के जो एक मंत्रिमंडल का होता है उसका एक सदस्य अब सीधे ही कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इसमें अगली जो व्यवस्था की गई थी वह थी गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई। देखिए, जब गवर्नर जनरल परिषद का निर्माण हुआ था उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वह 4 थी। मैंने अभी आपको बताया कि उसमें से बोरवेल थे, मानसेन थे, फ्रांसिस थे, तो ये चारों सदस्य थे। अब उनकी संख्या घटा दी गई, अब 3 कर दी गई। यहाँ पर जो गवर्नर थे उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया। पहले जो किसी विषय या निर्णय पर जो बहुमत था वे 4 लोगों 3 लोगों के अगर किसी मान लीजिए एक साइड में हो जाते थे तो उसको पास माना जाता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको चेंज किया गया। अब गवर्नर परिषद अगर किसी एक को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं, यानी 3 + 1 4 हो जाते हैं, मतलब एक गवर्नर जनरल और एक 3 सदस्य। अब 4 सदस्य हैं, अगर गवर्नर जनरल किसी एक को भी अपनी ओर कर लेते थे तो उस विधि या निर्णय को पारित मान लिया जाता था। तो इसके माध्यम से जो गवर्नर जनरल का कह सकते हैं पद था, उनकी शक्ति में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। तो यह भारत के संवैधानिक विकास का पहला पार्ट था। इस टॉपिक का मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें जो इसके बाद के एक्ट हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।